सीटेट के नए नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे आगामी सीटेट में, सवालों का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा और साथ ही कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैंने तैयार किया है कि आगामी सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस प्रकार का सवाल दिखेगा, जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन पैलेट आपका होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन को तैयार किया है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो पूरे क्लास को वॉच करेंगे। अभी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पैनल देख पा रहे हैं। इस पैनल तक पहुंचने के लिए आपको किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है मैं ब्रीफली आपको बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आपको आपके एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा उसी रोल नंबर के अनुसार आपको सेंटर पे भी कंप्यूटर अलॉट किया जाएगा। आपको वहीं पे जा कर के बैठना है। वहाँ पे आपको बैठने के बाद आपके सामने सबसे पहले लॉगिन का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। इसे भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप डालने के बाद जब प्रोसीड पे क्लिक करोगे तब आपका फ़ोटो दिखाई पड़ेगा और आपके सिलेक्टेड पेपर भी दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस का पेज खुलेगा जिसमें आपको एक एक इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपको सवालों को सॉल्व करने के दिशा में आगे बढ़ना है और कौन कौन से ज़रूरी कदम उठाने हैं। तो आप ध्यान से डिटेल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे ताकि आपकी समझ पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि आपको क्या करना है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होता है तो आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगा और जहां आप क्वेश्चन को देख पाएंगे। पूरा क्वेश्चन इंटरफेस जो है दो भागों में बटा होता है। लेफ़्ट साइड में क्वेश्चन पैनल होता है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और राइट साइड में आपका क्वेश्चन पैलेट होता है। क्वेश्चन पैलेट के अंतर्गत आपके कुछ ऑप्शंस जो आप यहाँ नेविगेशन पैनल में देख रहे हैं, ये जो नीचे का सेक्शन है इसे नेविगेशन पैनल कहा जाता है। इसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट, क्लियर, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू बटन दिखाई पड़ रहे हैं। इन सारे बटन का अलग अलग फंक्शन होता है जिसे मैं एक एक करके समझा देता हूं ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में कोई भी दिक्कत ना हो। तो राइट साइड की बात मैं कर रहा था कि राइट साइड में आपके नेविगेशन पैनल क्वेश्चन पैलेट का पैनल होता है। क्वेश्चन पैलेट के अंतर्गत जो नेविगेशन बटन्स दिख रहे हैं इन्हीं का सेक्शन बना होता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपने कितने सवालों का जवाब दे दिया है, कितने सवालों का जवाब देना बाकी है, कितने को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है जिससे आप बाद में जाकर के जवाब देना चाहते हैं और कितने को आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है। और उसके नीचे क्वेश्चन पैलेट का सेक्शन होता है जहां आपको सारे सवालों के नंबर दिए हुए होते हैं। आप किसी भी नंबर पर सेलेक्ट करके आप उस प्रश्न के ऊपर जा सकते हो। तो ये काफ़ी सुविधाजनक होता है। और अब समझ लेते हैं नेविगेशन पैनल के अंतर्गत जितने बटन होते हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन पैनल देख पा रहे हो। क्वेश्चन का स्क्रीन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको सवाल है और बाकी कथन और ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन का यहाँ पे दिख रहा है। यदि आपको लगता है कि हमारा पहला ऑप्शन सही है तो पहले ऑप्शन पे माउस के द्वारा क्लिक करेंगे। वहाँ पे आपको माउस से ही क्लिक करना है और रफ करने के लिए आपको एक A4 साइज़ का पेपर दिया जाएगा। आपको उसी पेपर के ऊपर रफ वर्क करना है और लास्ट में जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो उसको वहीं छोड़ देना है, उसको लेकर के नहीं आना है। तो यहाँ पे यदि आपको लग रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन सही है तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिया हुआ आंसर सेव हो जाता है और हमें अगला प्रश्न दिखाई पड़ता है। ठीक है। और अगर हमें लगता है कि हमारा ऑप्शन गलत हो गया या बाद में आपको ध्यान पड़े कि मैंने उस सवाल का आंसर गलत दे दिया है तो आप किसी भी समय, पूरे परीक्षा अवधि के किसी भी समय आप किसी भी सवाल के आंसर को सुधार सकते हो। इसकी सुविधा ऑनलाइन मोड में होती है। तो दूसरा ऑप्शन क्लियर बटन है। हमें लग रहा है कि हमने पहला ऑप्शन क्लिक कर दिया था और ये गलत है, हमें लग रहा है कि नहीं तीसरा सही है। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और क्लियर पे क्लिक करेंगे तो हमने जो आंसर किया था वो डिलीट हो जाएगा।
उसके बाद तीसरे ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी सुविधाजनक होता है कि यदि आपने गलती कर भी दी है तो सुधारने का मौका, सुधारने का अवसर यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड में होता है। इसके बाद अगला जो है सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। हमें लग रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर 2 होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ समय के बाद इसे दोबारा देखना चाहूँगा, तो मैं इसे क्या कर दूँगा, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूँगा। इससे क्या होगा कि यह सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले सेक्शन में सेव हो जाएगा और जितने भी प्रश्न को मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करूँगा वो दिखाएगा। यदि मान लीजिए कि पूरी परीक्षा में मैंने 5 प्रश्न को सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया कि 5 पे हमें डाउट है, इसे मैं दोबारा देख करके डाउट क्लियर करके फिर से इसका फाइनल आंसर दूंगा। तो ऐसे स्थिति में हमें ये सुविधा मिलती है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास समय बचा हुआ है, पूरा सवाल हम लोगों ने हल कर लिया, लास्ट में समय बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जाएंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले सेक्शन में और वहाँ से हमने जो 5 प्रश्न को इस सेक्शन में डाला था वो 5 प्रश्न एक करके आएंगे और हमें उसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है, सही आंसर चुन करके, पूरा डिफिनिट हो करके कि हमें लग रहा है कि नहीं ये सही है। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है, ठीक है। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले सेक्शन में यदि आपने 5 प्रश्न सोल्व किए, मान लीजिए कि आपका टाइम ख़त्म हो गया है ना, एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया, वो टाइमिंग चलते रहता है, यहाँ पे मैंने यहाँ दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि टाइमिंग का सेक्शन ऊपर रहता है, वहाँ पे आपका नाम, सिलेक्टेड पेपर दिखाई पड़ता है और रिमेनिंग टाइमिंग चलते रहता है। जैसे आपका एग्ज़ाम शुरू होता है वो टाइमिंग चलते रहेगा, उसमें आपको जैसे ही टाइम ख़त्म होगा आप सबमिट करो या ना करो, आपका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप नीचे सबमिट बटन दिया हुआ है ना, सबमिट बटन है। और जब आपको लगे कि मैंने पूरा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, पूरा हो गया सोल्व, तो लास्ट में हम सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। वैसे यदि टाइम ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा, सबमिट आपका हो जाएगा। आप सबमिट करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगला जो ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि हमें इसमें आंसर नहीं देना है, केवल मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर देंगे तो ये मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन में जा करके सेव हो जाएगा और वहाँ पे दिखाएगा कि आपका 5 प्रश्न जो है वो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट में है। आप जा कर के जल्दी से इसे बना लें। इसे बनाना ज़रूरी है क्योंकि यदि आप इस सेक्शन वाले प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हो तो ये विदाउट आंसर ही सबमिट हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये प्रयास करोगे कि आपका एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। वैसे भी नेगेटिव मार्किंग कोई सूचना नहीं है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। अगर हो जाती तो फिर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो आंसर आ रहा है उसी को देना है। खैर ये सब तो अलग चीज़ें हैं, अलग मैटर्स हैं। यहाँ पे आपको मैंने समझाने का प्रयास किया कि आपके जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एक एक बटन का फंक्शन आप जान लो, समझ लो, ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। नीचे आपको बैक एंड नेक्स्ट बटन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से आप क्वेश्चन के पीछे या क्वेश्चन के आगे जा सकते हो, मतलब आगे पीछे आ जा सकते हो, ठीक है। सबमिट बटन के बारे में मैंने बता ही दिया कि सबमिट बटन को परीक्षा के अंत में सबमिट करना है, क्लिक करना है, ताकि आप जब आसपास सोचो कि मैंने सारे सवाल बना दिए हैं अब मुझे सबमिट कर देना है। या फिर यदि आपने टाइमिंग के अनुसार यदि आपका टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, सबमिट आपको करना नहीं होता है। तो ये सारे फंक्शन को आप समझ लिए। अब चलिए सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो अब प्रश्नों के सिलेबस को आप ध्यान से देखें कि प्रश्न किस प्रकार से होंगे। प्रश्न सिलेबस में ज़्यादा बदलाव होने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि NCF 2022 लॉन्च होता है उसी के बाद सिलेबस में व्यापक बदलाव होने की संभावना है। लेकिन अभी फ़िलहाल दिसंबर जनवरी 2021-22 में जो एग्ज़ाम होने वाली है, आगामी एग्ज़ाम जिसमें आपके 4 से 5 महीने भी बचे हुए हैं, तो उस एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, फैक्चुअल क्वेश्चन कम कर दिए जाएंगे या बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा जिसमें आपकी अवधारणा की समझ होगी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, आपका रीजनिंग थिंकिंग क्या है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग आपके पास कितना है। तो इन सारे नॉलेज की जाँच के लिए प्रश्न इस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो उन कुछ सैम्पल प्रश्नों को आप यहाँ पे देखेंगे जिसे मैंने तैयार किया है। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। शिक्षक कक्षा के ऐसे बच्चों के बोलने के कौशल को विकसित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे 4
ABCD 4 कथन दिए गए हैं। उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर, उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवाकर, उन्हें विषय के बारे में रटकर बोलने को कहकर। अब इन 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हो सकते हैं आप इसे देखें। A तथा B, B तथा C, C तथा D, A तथा C। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का नेचर देखें, आप समझें कि इस प्रश्न का नेचर कैसा है। इस प्रश्न का नेचर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, कोई भी फैक्चुअल चीज़ें इसमें नहीं है। टोटल आपके कॉन्सेप्ट पे ये डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे देखते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी नज़रिया कैसी है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जांचा जा रहा है। अब आप फिर से सवाल को आप गौर से पढ़ो और आंसर देने का प्रयास करो कि एक शिक्षक की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। शिक्षक कक्षा के ऐसे बच्चों के बोलने के कौशल को विकसित करने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे आपके कक्षा में होते हैं जो बोलने में झिझक महसूस करते हैं। बड़े हो जाने पर भी बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग में कमज़ोर होते हैं, है ना, झिझक महसूस करते हैं सबके सामने बोलने में। तो अगर बचपन से इस अवधारणा को डेवलप किया जाए बच्चों में, तो उनमें पब्लिक स्पीकिंग का गुण आएगा और वे कहीं भी बोल पाने में सक्षम होंगे, उनमें झिझक खत्म हो जाएगी। तो वह कौशल विकसित हो सके, इसके लिए एज ए टीचर आपको क्या करना चाहिए, कैसे मदद कर सकते हैं बच्चों को। तो पहला कथन कहता है कि उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कह करके। बच्चा पहले से डरा हुआ है, झिझक महसूस कर रहा है और आप उसको ज़बरदस्ती कक्षा में खड़ा कर देते हो सबके सामने और कहते हो कि कुछ भी बोलो। एक तो पहले से बच्चा डरा हुआ है, ऊपर से आप उसे कह रहे हो कि बोलो, फोर्स कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में पहला जो कथन है वो गलत है, ऐसा नहीं करना है। दूसरा है कि उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना करके, यानी कि वे जो कह रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनकी जो अभिव्यक्ति, उनका जो एक्सप्रेशन है, हम उनकी सराहना करें, है ना, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, ना कि हतोत्साहित करें। तो ये दूसरा कथन हमारा सही है। तीसरा है उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवा करके। ये भी एक अच्छा कदम है। छोटे समूह बना करके, 2-4 बच्चों का ग्रुप बना करके उनमें बोलने का प्रयास किया जाए, ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मुझे एक ही बार डायरेक्ट खड़ा कर दिया गया भीड़ के बीच बोलने के लिए, है ना। तो ये तीसरा कथन भी सही है। उन्हें विषय के बारे में रटकर बोलने को कह करके आपने गाय पर लेख लिख दिया और बच्चे को कह दिया कि आपको एकदम रट करके आ जाना है। बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, और ख़ास करके जब इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, भाषण लिख देते हैं बच्चों को और कहते हैं पूरा रट लेना, और बच्चे ऐसा कर भी लेते हैं, पूरा रट्टा मार करके और जैसे मन हुआ वैसे बोल दिया। ना शब्दों में उतार चढ़ाव है, ना वाक्य के अंत का पता चल रहा है, ना प्रारंभ का पता चल रहा है, बस जो रट लिया है उसे ही बोल दिया जाता है। तो ये जो चौथा कथन है यह बिल्कुल गलत है और यह प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है। यदि आप ऐसा करते हो बच्चों के साथ तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। यहाँ बी और सी ये 2 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में हमारा बी और सी किस में है, दूसरा। तो अब ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर के गोले को क्लिक करेंगे माउस से। यहाँ पे आपको ये सुविधा नहीं है, ऑनलाइन मोड में ये सुविधा होने वाली है। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो हमें माउस से क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है इसके बाद, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सेव हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, अगला क्वेश्चन सामने आएगा, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगला क्वेश्चन सामने आएगा। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का पेज सामने आ गया है। तो यदि आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक प्रश्न फिर आया, दूसरा प्रश्न। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सपोज दैट कि हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। अभी फिर इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसका उत्तर ढूंढेंगे, है ना, और जो भी हमारा उत्तर होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = व्हाट। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त प्रश्न क्या होगा। ये जो प्रश्न है 5 + 3 = क्या होगा, तो यह क्या है, यह सीमित प्रश्न है, यानी कि बंद उत्तर वाला प्रश्न है। इसका मुक्त प्रश्न हमें बनाना है।
तो हम कैसे बनाएंगे। मुक्त प्रश्न क्या होते हैं? तो मुक्त प्रश्न वैसे प्रश्नों को कहते हैं जिनके एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तो इसी को कथन के रूप में तब्दील कर दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो। 5 में क्या जोड़ा जाए? तो 5 में 3 जोड़ा जाएगा तो 8 प्राप्त होगा। केवल एक ही आंसर आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा है कोई ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 हो। कोई ऐसी 2 संख्याएं, तो यहाँ पे अगर हम 6 + 6 जोड़ 2 करते हैं तो 8 आता है। अगर हम 7 जोड़ 1 करेंगे तो भी 8 आएगा। 5 जोड़ 3 करेंगे तब भी 8 आएगा। 4 जोड़ 4 करेंगे तब भी 8 आएगा। यानी कि इस प्रश्न में अनेकों उत्तर मिल रहे हैं, तो ये हमारा सही आंसर है। तीसरा ऑप्शन सही है कि यह मुक्त प्रश्न है। ठीक है, चौथा ऑप्शन गलत है। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है? क्लिक करना है माउस के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, शिक्षक मीनल अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे, बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। तो यह भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल, है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, यह बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपकी समझ यहाँ पे दिखेगी कि आप क्या समझते हो। क्या आप बच्चों के साथ इस प्रकार से व्यवहार करते हो? तो आप क्या आंसर यहाँ पे दोगे? शिक्षिका मीनल अपनी कक्षा दूसरी के, ठीक है, कक्षा दूसरी के बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती हैं। बच्चे बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और बोलने के दौरान गलती करते हैं। ठीक है, दूसरी कक्षा के बच्चे हैं, बोलने के दौरान गलतियां होंगी ही, लेकिन जब वे गलती करते हैं तो वे क्या करती हैं कि उन्हें रोक करके ठीक करती हैं। तो आपको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लग जाएंगे? नहीं, बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मैं बार बार गलत बोल रहा हूँ या गलत बोल रही हूँ। ठीक है, सर मुझे बार बार यहाँ पे रोक रहे हैं, मुझे बोलने नहीं आ रहा है। तो आत्मविश्वास वहाँ पे घट जाएगा। बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे। जब आत्मविश्वास ही घट जाएगा तो सही तरह से बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगला है बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। जी हाँ, बच्चों में हिचकिचाहट उत्पन्न हो जाएगी। चौथा ऑप्शन भी गलत है, बच्चों का धारा प्रभाव बेहतर नहीं होगा। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। तो अब अगला सवाल देखेंगे। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा? गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है? जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन से हैं? ये कुछ प्रश्न हैं पूरी कक्षा के लिए जो टीचर के द्वारा पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि इन चारों प्रश्नों में से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिनसे तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग जिसे कहा जाता है। तो लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाले सवाल कौन कौन से हैं? पहला सवाल कहता है कि इन 2 संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब मिलेगा? तो 2 संख्याएं बोर्ड पर लिखी हुई हैं, उनको जोड़ने पर एक जवाब आएगा, तो इससे तार्किक सोच को बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि गुणा करने के इन 2 तरीकों में क्या समानता है? गुणा करने के 2 तरीके हैं, उसमें बताना है कि क्या समानता है या क्या समानता नहीं है। तीसरा है कि जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है? अब यहाँ बच्चे लॉजिक लगाएंगे, आपको लॉजिक बताएंगे
कि उन्होंने इस मेथड को क्यों इस्तेमाल किया, दूसरे मेथड को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या फिर उन्हें क्यों लगता है कि वह बाकी तरीक़ों से बेहतर है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा है कक्षा में जिन तरीक़ों से जोड़ के जवाब अलग आए हैं वे तरीके कौन हैं। ठीक है, तो यह भी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाला है। तो हमारा सी और डी ऑप्शन सही है। तो सी और डी तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन पे हमें क्या करना है, माउस से क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो फिर हमारे सामने अगला सवाल आ जाएगा। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, थोड़ा सा समय लेकर के आप सोचें और इसका जवाब दें। उम्मीद है कि आप लोगों ने जवाब खोज लिया होगा। चलिए अब इसके ऊपर डिस्कशन किया जाए और आप सवालों का पैटर्न देखो। इसी प्रकार के सवाल आगामी स्वीटेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, फिर योजना जांचो। अगला है योजना बनाओ, योजना को जांचो, फिर योजना का इस्तेमाल करो, समस्या को समझो। योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ और समस्या को समझो। समस्या को समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। अब समस्या समाधान के लिए हमें क्या करना है, कौन कौन से चरण होने चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से इसकी यहाँ पे खोज करनी है कि कौन से ऑप्शन में सिस्टमेटिक ढंग से चरण है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए पहले हमें समस्या को समझना होगा। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या होगा, समस्या को समझना। सबसे पहला चरण क्या है, समस्या को समझो। अब जब समस्या समझ में आ गई कि रियल समस्या ये है, अब उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अगला चरण योजना बनाओ। ठीक है, अगला चरण क्या हो जाएगा, योजना बनाओ। ठीक है, अब इसके बाद उस योजना का इस्तेमाल करो ताकि हमें पता चल सके कि हम इस योजना के द्वारा समस्या का हल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो अगला चरण होगा योजना का इस्तेमाल करो और लास्ट चरण है योजना को जांचो। जो परिणाम हमें आए हैं, प्राप्त हुए हैं, वे सही हैं या गलत हैं। सही हुए तो क्यों हुए, अगर गलत हुए तो फिर उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं। तो योजना जांचने का चरण सबसे अंतिम चरण होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है और आप पहले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने अगला सवाल आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। काफ़ी मेहनत करके ये बनाया गया है, तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए इसी प्रकार के सीरीज़ लगातार लेकर के आएँ ताकि आपका आगामी सीटेट बिल्कुल अच्छे नंबरों से क्लियर हो सके। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। एक सवाल है कि किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। बच्चे को सामान्य समस्या समाधान रणनीतियों को सुझाता है ताकि वह सही उत्तर दे सके। अधिक संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने में बच्चे की सहायता करता है। मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर हैं। बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित संख्या में उत्तर हैं। अब इन चारों में से कौन सा सही है ये बताना है। किन 2 संख्याओं को गुणा करने पर 24 गुणनफल प्राप्त होगा। तो आप 2 संख्याओं को ले सकते हो, 2 गुने 12 24, 4 गुने 6 24, 3 गुने 8 24। एक ही सवाल के अनेक उत्तर आ रहे हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न कहलाते हैं मुक्त अंत वाला प्रश्न। ठीक है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके 1 से अधिक उत्तर हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे बटन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित
परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जब हम बच्चों को एक समृद्ध और विविधता से भरे वातावरण उपलब्ध कराएंगे तब उनका संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ठीक है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना, प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। मान लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर में हमें कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक उत्तर हमें जो सबसे सटीक लग रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि मान लें कि हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो हम दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे और ये प्रश्न जो है सेव हो जाएगा। इधर राइट साइड में आपके सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले में सेक्शन में आपको दिखेगा एक प्रश्न ऐसा है जिसे आपने सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। अब जब हम लास्ट में हमारे पास समय बचेगा तब हम क्या करेंगे, उस पैलेट पे क्लिक करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे और यही प्रश्न हमारे सामने वापस खुलेगा। मान लीजिए कि इस तरह से हम 5 प्रश्न ऐसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हैं, तो जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाले बटन पे, तो हमारे सामने एक एक करके वो 5 प्रश्न आएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, उसे कंफर्म कर लेना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मान लिया जाए कि हमें लगा कि नहीं दूसरा ऑप्शन ही सही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसी प्रकार से 5 प्रश्न आते जाएंगे और आप उन 5 को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे तो आपका वहाँ पे 5 कंप्लीट हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यदि आपको लग रहा है इसमें पूरा कन्फ्यूजन है तो हम मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा और उसका आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने आंसर नहीं लिया, वो केवल मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। और राइट साइड स्टेटस में एक बटन होगा मार्क फॉर रिव्यू वाले, तो उसमें आपको दिखाएगा एक प्रश्न, फिर आप लास्ट में उस पर क्लिक करोगे, वो प्रश्न खुल करके आ जाएगा। अब उसका आंसर दो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो, वो हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी प्रकार से आपको बनाते चलना है। फिलहाल इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही है। बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना, ये शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे अच्छी रणनीति होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ, अब देखिए यहाँ पे मैंने सैंपल जो प्रश्नों को सिलेक्ट किया है ये मिला जुला है, मिसलेनियस है। और मिले जुले प्रश्नों को मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपकी समझ में आए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका पैटर्न किस प्रकार का होगा, है ना। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन में दिखा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग। तो रीजनिंग का ये मतलब नहीं है कि आपको वो जो रेलवे एसएससी के कंपटीशन में जो रीजनिंग का सवाल पूछा जाता है वैसे रीजनिंग के सवाल पूछे जाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। इसी में आपको रीजनिंग दिया जाएगा। ये भी क्या है, एक तरह का रीजनिंग ही है। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, समझ, आपकी क्या तार्किक सोच है,
वो आपका यहाँ पे चेक होगा, है ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेक होगा, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड चेक होगा। तो इसी प्रकार के सैम्पल प्रश्न मैंने सिलेक्ट किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कविताएं और कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियाँ बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। कौन कौन सा इसमें सही होगा? यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन से ये सवाल को लिया गया है, तो आप समझेंगे कि बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती है, ये सही है। बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हो सकता है, सही है पहला। और इसके बाद दूसरा है संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है। ठीक है, जिस संदर्भ में बात की जा रही है, सपोज दैट भोजन के बारे में बात की जा रही है और भोजन के ऊपर एक कविता तैयार कर ली गई, तो वो तो काफ़ी रोचक होगा बच्चों के लिए, है ना। दूसरा सही है। तीसरा है विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है। अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या कविताओं और कहानियों के माध्यम से करना थोड़ा मुश्किल है, और ख़ास करके प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए, तो ये तीसरे ऑप्शन के साथ हम नहीं जाएंगे। चौथा है कि सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं, तो ये हाँ, सृजनात्मकता इसमें होती है, बच्चों को भी इसमें प्रेरणा मिलती है, और बच्चों को भी कहा जा सकता है कि आप भी इस प्रकार से सोच करके कुछ कविताओं का सृजन करो। तो ए, बी और डी, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। पहले पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। तो इस प्रश्न को देखेंगे। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक कार्य करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट जिसे कहा जाता है। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? एक प्रश्न आपके दिमाग में ये भी उठ सकता है कि हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न एक साथ रहेंगे क्या? तो हाँ, हिंदी इंग्लिश में एक साथ प्रश्न रहेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सको। एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक कार्य करने के बाद स्व आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद को अंक देने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। ऑप्शंस हैं सी तथा डी, बी तथा डी, ए, बी तथा डी सभी। तो आप यहाँ ध्यान से समझेंगे। यह बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये 10 के सवाल जो आपके सामने अभी तक आए हैं, ये सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल हैं और आगामी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। क्या होगा यहाँ पे आंसर हमारा? कहा जा रहा है कि एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक कार्य का मतलब जो आप प्रदर्शन करके दिखाते हो, प्रेजेंट करते हो, उसके बाद स्व आकलन करने को कहा, सेल्फ असेसमेंट करने को कहा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, आप किस तरह से आपने कार्य को किया, आप अपने बारे में खुद को एनालाइज करो। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? पहला ऑप्शन है कि सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में। ये बिल्कुल सही है कि सीखने के जो उद्देश्य होंगे उन पर ध्यान में देंगे। खुद की समझ के बारे में सोचने में, ये भी सही है कि अपनी समझ के बारे में सोचने का उन्हें मौका मिलेगा कि हमने जो पहले ऐसा सोचा था उसमें क्या गलतियां थी, क्या त्रुटियां थी और क्या सही था। खुद को अंक देने में, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। खुद को अंक देना सेल्फ असेसमेंट का लक्ष्य नहीं है। अगला है कि खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में, ये सही है। अपनी समझ को सुधारने का मौका मिलेगा, है ना, और उसका आकलन करने का भी मौका मिलेगा। तो ए, बी तथा डी, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तीसरे बटन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोगों को आगामी शीटों में प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं इसके ऊपर सीरीज लगातार लाता रहूँगा। आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपके सामने नोटिफिकेशन आए और आप क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सको। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।